Chapters 273 Advance to Rank 3, 274 Living Treasure Door, 275 Strength Path and Ice Path, 276 Stellar Stone Chapter Start, Chapter 273, Rank 3 में प्रमोशन। सार एपर्चर के अंदर प्राइमीवल समंदर में लहरें उठ और गिर रही थी। प्राइमीवल एसेंस की एक तेज लहर एपर्चर की दीवारों से जा टकराई। लहरें बर्फ जैसी सफेद थी, चांदी की रोशनी में चमक रही थी, इतनी खूबसूरत कि बयान करना मुश्किल था। यही था स्नो सिल्वर प्राइमीवल एसेंस। कमरे में बाइनिंग बिंग की हथेलियां फैंग युआन की पीठ पर राखी हुई थी और बोन फ्लैश यूनिटी गू लगातार फैंग युआन के एपर्चर में प्राइमीवल एसेंस भेजे रहा था। जैसे हाई प्राइमीवल एसेंस बोन फ्लैश यूनिटी गू से कन्वर्ट होकर फैंग युआन का बन जाता, वो उसी इस्तेमाल कर सकता था। फैंग युआन ने इस भी हिसाब स्नो सिल्वर प्राइमीवल एसेंस का इस्तेमाल करके अपनी एपर्चर की दीवारों पर हमला करना शुरू कर दिया। वो अभी रैंक 2 पीक स्टेज पर था। उसका प्राइमीवल एसेंस गहरे लाल रंग का था और उसके एपर्चर की दीवारें एक क्रिस्टल की तरह ट्रांसपेरेंट और चमकदार थी। शुरुआत में किंग माओ पहाड़ पर रैंक 1 पीक स्टेज से रैंक 2 में ब्रेक थ्रू करने के लिए यूएससीवाई प्राइमीवल स्टोन्स की मदद लेनी पड़ी थी और 3 से 4 दिन बाद वो बड़ी मुश्किल से कामयाब हुआ था। बड़ा ही मुश्किल काम था वो। जब उसने रैंक 3 में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की तो अपने टैलेंट की वजह से उसी मन बीस्ट लाइफ बैरियल गू एक एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन अब मामला बिल्कुल अलग था। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका एप्टीट्यूड ए ग्रेड 90% तक बढ़ गया था और अब उसी मन बीस्ट लाइफ बैरियल गू की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसके पास बाइनिंग बिंग की मदद भी थी। इंसानी मुलाकातें सच में बड़ी अजीब और अनोखी होती हैं। फैंग युआन ने भी ये कभी नहीं सोचा था। वो सख्त क्रिस्टल दीवारें स्नो सिल्वर प्राइमीवल एसेंस के हमले से धीरे धीरे चटकने लगी। दरारें तेजी से बढ़ने लगी, फैलती हुई। एक पाल बाद पूरी दीवार दरारों से भर गई। कड़क कड़क क्रिस्टल की दीवार टूटकर बिखर गई और उसके कई टुकड़े प्राइमीवल समंदर में गिर गए, जिससे लहरें उछालने लगी। जल्द ही ये टुकड़े सफेद दागों में बदल गए और प्राइमीवल समंदर में घुल गए। एक बिल्कुल नई सफेद रोशनी की दीवार ने अस क्रिस्टल दीवार की जगह ले ली। उसी वक्त समंदर की गहराइयों से हल्की चांदी जैसी प्राइमीवल एसेंस की एक लकीर ऊपर आई। लाइट सिल्वर प्राइमीवल एसेंस, ये रैंक 3 इनिशियल स्टेज की निशानी थी। इस पॉइंट पर फैंग युआन ने आखिरकार रैंक 2 पीक स्टेज को तोड़ दिया और रैंक 3 हासिल कर लिया। रैंक 6 गू इमॉर्टल की तो बात ही छोड़ दो, रैंक 3 भी ताकत के मामले में काफी ऊपर माना जाता था। चाहे राइचस हो या डेमोनिक, वो एक मजबूत ताकत थे। किंग माओ पहाड़ छोड़ने के बाद 1 साल से भी कम टाइम में मैंने अपना रैंक 3 कल्टिवेशन वापस पा लिया। यह स्पीड किंग माओ पहाड़ पर गुजारे वक्त से 3 गुना से भी ज्यादा है और मेरे ए ग्रेड एप्टीट्यूड के साथ मेरा फ्यूचर ब्राइट है। फैंग युआन ने अपनी मुट्ठी खींची और मन ही मन जश्न मनाया। टाइम देखा तो सिर्फ 6 घंटे ही बीते थे। बहुत तेज। अगर वो अपनी कोशिश से करता तो वो ब्रेक थ्रू कर सकता था, लेकिन उसमें कम से कम 24 घंटे लगते। स्नो सिल्वर प्राइमीवल एसेंस, ये सच में सबसे इफेक्टिव था। उसने एक बार फिर अपना एपर्चर चेक किया। बोन स्पीयरगू और स्पाइरल बोन स्पीयरगू का समंदर सब बेच दिए गए थे। गहरे लाल रंग का रैंक 2 पीक स्टेज का आधे से ज्यादा प्राइमीवल एसेंस अभी भी बचा हुआ था। बाइनिंग बिंग ने अपना प्राइमीवल एसेंस डालना बैन नहीं किया था। स्नो सिल्वर प्राइमीवल एसेंस का एक झरने जैसा गुच्छा आसमान से प्राइमीवल समंदर में गिरा और थोड़ी हलचल के बाद समंदर की यह तह में डूब गया। रेल्म जितना ऊंचा होता है, प्राइमीवल एसेंस की क्वालिटी यूटीएनआई हाई बेहतर होती है। रेड स्टील प्राइमीवल एसेंस और लाइट सिल्वर प्राइमीवल एसेंस को सिर्फ स्नो सिल्वर प्राइमीवल एसेंस हाई ऊपर धकेल सकता था। प्राइमीवल समंदर की तह में हड्डी जैसा सफेद और नीला फूल समानदारी लहरों के साथ हिल रहा था। यह रैंक 3 हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस था, एक चलता फिरता प्राइमीवल स्प्रिंग जो रोज के 50 प्राइमीवल स्टोन्स पैदा कर सकता था। इस पार्क ट्रेजर लोटस के पास हाई डेमोनिक ब्लड स्कल गू था, खून के रंग की खोपड़ी के 2 आई सॉकेट्स जिनके अंदर से पर्पल रंग की आग जल रही थी। ब्लड स्कल गू के पास एक क्रिस्टल बॉल ठहरा हुआ था, बिल्कुल शांत। क्रिस्टल बॉल के अंदर एक घना कोहरा था जो एक बूढ़े आदमी की शक्ल ले चुका था, जिससे एक अजीब सी इमॉर्टल ऑरा निकल रही थी। बूढ़े आदमी के हाथ में एक छलनी थी, चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और एक शांत एक्सप्रेशन था। यह प्राइमीवल एल्डर गू था। बूढ़ा आदमी पहले तो खुश था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब फैंग युआन ने अपने आधे प्राइमीवल स्टोन्स निकाल लिए तो उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सादा हो गया। वहीं एक जड़े पेंडेंट जैसा बीटल का फॉसिल भी था, आधा ट्रांसपेरेंट और जड़े हरे रंग का,
जिससे ठंडी हवा निकल रही थी। यह रैंक 2 क्लियरिंग हीट गू था, जो जहर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता था। उनके पास एक जला हुआ थंडर पोटैटो मदर गू और एक राइस बैग गू भी था। समंदर की सतह पर 4 फ्लेवर लिकरवर्म लहरों के साथ खेल रहा था। उसका मोटा शरीर लाल, नीले, हरे और पीले रंग से चमक रहा था, जो तीखा, कड़वा, खट्टा और मीठा यानी कुल 4 स्वादों को दर्शाता था। हवा में कैनपी गू और यांग गू स्नो सिल्वर झरने के आसपास खेल रहे थे। कैनपी गू एक बड़ी सी लेडीबग जैसा था, जिसके आधे गोल सफेद शेल पर काले धब्बे थे, जबकि यांग गू से एक हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी। उसका सबसे जरूरी वाइटल गू अभी भी सो रहा था, रिवर ऑफ टाइम से पानी खींचकर अपने शरीर को ठीक कर रहा था। उसके अपचर के गू के अलावा उसके पास अभी भी बोन फ्लैश यूनिटी गू था, जो उसकी बांह पर एक ब्रेसलेट के टैटू की तरह बना हुआ था। उसकी हथेली में ब्लड मून गू था। उसकी जीभ पर टूजिटा फ्लावर का टैटू था। उसके बाएं कान पर ब्रेथ कंसीलमेंट गू। उसके पैरों पर जंपिंग ग्रास गू। फ्लैश बोन गू बाइनिंग बिंग का था, वो उसी वापस कर दिया गया था। शुरुआत में एक प्लंडर गू भी था जो एक काले बीटल जैसा दिखता था। फैंग युआन ने उसका इस्तेमाल बाइनिंग बिंग के अपचर से गू वॉर्म्स चुराने के लिए किया था, लेकिन कारवां के सफर के दौरान खाने की कमी से वो मर गया था। ये सारे गू जो फैंग युआन के पास थे। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस को रखना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास इसे आगे रिफाइन करने का रेसिपी नहीं है। मैं इसे अभी इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन जब मैं रैंक 4 पर पहुंचूंगा, इसका यूज ना के बराबर होगा। ब्लड स्कल गू अब मेरे किसी काम का नहीं है। अपने वंशजों को पालने पोसने में टाइम और एफर्ट दोनों बहुत ज्यादा लगेंगे। इस वक्त फर्स्ट जनरेशन गू यू के पास कोई चारा नहीं था। मैं इस गू को बदल सकता हूं। आखिरकार यह ब्लड सी एंसेस्टर की विरासतन में से एक है। हो सकता है मुझे ट्रेजर रेल्म से कोई अच्छा गू मिल जाए, लेकिन ट्रेजर रेल्म शैंक क्लैन की नींव है, भले ही मेरे पास पर्पल थॉर्न टोकन हो। मुझे इसके बारे में आराम से सोचना पड़ेगा। स्प्रिंग ऑटम सकाडा, प्राइमीवल एल्डर गू और बोन फ्लैश यूनिटी गू तो जरूर रखूंगा। ब्लड मून गू को पालना आसान है, लेकिन इसमें उतना अटैक पावर नहीं है और सेट के तौर पर उस नहीं किया जा सकता। टूजिटा फ्लावर को भी बदलना चाहिए, इससे बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ब्रेथ कंसीलमेंट गू को एक्सपोज करना पड़ेगा, लेकिन जंपिंग ग्रास को हटाना होगा। उसी तो बस इमरजेंसी के लिए रखा था। इसके अलावा मुझे बहुत सारे स्ट्रेंथ गू खरीदने हैं और इन्वेस्टिगेटिव मूवमेंट टाइप गू भी। फ्लैट जब हमारी सिचुएशन स्टेबल है और मैंने शांग क्लैन का भरोसा जीत लिया है, मैं इन गैम्बलिंग गेम में हाथ आजमा सकता हूं। फैंग युआन अपने ऑप्शंस पर सोच विचार कर रहा था। उसके पास जो गूद वो सब अलग अलग इकट्ठे किए गए थे, उनसे कोई सेट नहीं बन सकता था, और वो सारे जरूरी एस्पेक्ट्स को कवर भी नहीं करते थे, जिससे उसकी बैटल स्ट्रेंथ पर बुरा असर पड़ता था। शैंक क्लैन सिटी में उन्हें आखिरकार खुद को डेवलप करने का टाइम मिला था। यूजी इस मौके का फायदा उठाना होगा और टाइम के खिलाफ रेस लगाकर 2-3 साल में अपना गू वर्म सेट तैयार करना होगा। अपना खुद का बैटल स्टाइल बनाना और साथ ही अपनी कल्टीवेशन को जितना हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश करना। उसके बाद 3 किंग्स इनहेरिटेंस शुरू होगा। फिर ये टीएन पहाड़ पर राइचस और डिमोनिक के बीच जंग होगी, जिसका असर पूरे सदर्न बॉर्डर पर पड़ेगा। वो एक ग्रैंड इवेंट था जहां बहादुर योद्धा ही राज करते थे। अगर किसी के पास काफी ताकत नहीं होती तो वो बस बाली का बकरा बनते। अगर उसी ज्वाइन करने की क्वालिफिकेशन मिल जाती तो फैंग युआन अपने रीबर्थ के एडवांटेज का इस्तेमाल करके बहुत बड़े फायदे उठा सकता था। ... ये गुलाम आपको सलाम करता है, लॉर्ड क्लैन लीडर। स्टडी रूम में वे यांग घुटनों के बाल बैठा। शांग यानफी ने लिखना बैंड किया और ऊपर देखा। वे यांग, यहां सिर्फ हम दोनों हैं, इतने फॉर्मल मत बानो। बैठने के लिए शुक्रिया, क्लैन लीडर। वे यांग पास की एक कुर्सी पर बैठ गया। शांग यानफे हंसा और याद करते हुए बोला, तुम अभी भी उतने ही सख्त मिजाज हो। याद है जब हम पहली बार माइल्ड बैटल स्टेज पर तुम्हारा दबदबा होने से पहले, उस वक्त जब मैं सिर्फ एक शांग क्लैन का यंग मास्टर था। कितने साल बीत गए, ये सब तुम्हारी मदद की बदौलत ही है कि मैं क्लैन लीडर बना। ये गुलाम इस क्रेडिट को लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। वे यांग जल्दी से खड़ा हुआ, हाथ जोड़ते हुए, मैं तो बस एक जाहिल आदमी हूं जो सिर्फ लड़ने में मदद कर सकता है। क्लैन लीडर तो होशियार भी हैं और ताकतवर भी, मैं तो बस सोने पे सुहागा जैसा हूं। ही, भले हाई में होशियार और ताकतवर हूं, लेकिन हूं तो एक अकेला इंसान। सिर्फ तुम सबके साथ ही मैं एक ऐसी ताकत बना सकता हूं जो सब पर हावी हो सके।
डुहात चार हाथों का मुकाबला नहीं कर सकते, एक अच्छे लीडर को अपने लोगों की जरूरत होती है, सही कहा ना? शांग यानफी ने वे यांग को गहरी नजरों से देखा। वे यांग तुरंत समझ गया कि शांग यानफी की बात का कोई गहरा मतलब है, लेकिन वो उसका मतलब समझ नहीं पाया, बस हाथ जोड़कर बोला, ये गुलाम शर्मिंदा है। शांग यानफी ने टॉपिक बदला। पहले मुझे लगा था कि बाइनिंग बिंग एक लड़की है जो लड़का होने का नाटक कर रही है। आखिरकार कई क्लान्स में मेल लीडर की मेंटालिटी होती है। लेकिन आज मैंने डॉक्टर सू शो से सुना, बाइनिंग बिंग ने उनसे यिन यांग रोटेशन गु के बारे में पूछा। लगता है इसके पीछे कोई छिपी हुई कहानी है। लेकिन वो लड़का है या लड़की, ये एक छोटा डिटेल है, अब ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि क्या वो और वो फैंग झेंग हमारे शांग क्लैन के लिए काम करेंगे। वे यांग की ईंट खुल गई। ये गुलाम समझ गया। जब तक तुम समझ गए हो, तुम जा सकते हो। शैंग यानफेई ने हाथ हिले। ये गुलाम इजाजत लेता है। स्टडी रूम का दरवाजा धीरे से बैंड होता देख शांग यानफी अपनी कुर्सी पर आराम से टिक गया और अपनी ईंट बैंड कर ली। फैंग और बाई क्लैन से विरासत छीन पाए और शांग शिनसियाई को वापस ला सके, इससे साबित होता है कि उनके पास दिमाग और ताकत दोनों हैं। उनका एप्टीट्यूड भी अच्छा था। रिपोर्ट कहती है कि वो रैंक 3 थे। वो अभी 20 साल के भी नहीं हुए थे। ये सच में कमाल का टैलेंट था। सबसे जरूरी बात, वो एहसान मानना जानते थे। इससे उनका कैरेक्टर साफ दिखता था, जिससे लोगों को सुकून मिलता था। और आखिर में वो कोई किसान नहीं थे, बल्कि 2 क्लान्स के उत्तराधिकारी के रूप में पैदा हुए थे। उनमें बचपन से हाई राइचसनेस का निशान था। शांग यानफी इतने सालों से सत्ता में था और उसने कई यंग टैलेंट्स देखे थे, लेकिन बहुत कम ने उसके दिल को इस तरह छुआ था जैसे इन दोनों ने। लेकिन शांग यानफी उन्हें रिक्रूट करना चाहता था, अपने लिए नहीं, बल्कि शांग शिनसियाई के लिए। उसने अपनी ईर्ग खोली और आग के एक स्तंभ में बदल गया, स्टडी रूम से गायब हो गया। जब वो दोबारा प्रकट हुआ तो वो एक विशाल रास्ते पर था। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे पत्थर के स्तंभ थे। जमीन एक सफेद चांदी रंग की ईंटों से बनी थी। शांग यानफी पत्थर के स्तंभ के पास खड़ा था, जैसे चॉपस्टिक के जोड़े के पास एक चींटी। वो खाली रास्ते पर धीरे धीरे चला, सिर्फ उसके चलने की गूंज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो रास्ते के आखिर में पहुंचा। एक विशाल लाल दरवाजा उसके सामने था। विशाल दरवाजा रास्ते जितना ही ऊंचा था, 30 मीटर से भी ज्यादा। दरवाजे पर कोई हैंडल नहीं था, उसके बजाय एक विशाल इंसानी चेहरे की नक्काशी थी। चेहरा दरवाजे से बाहर निकला हुआ था और गहरी नींद में सोया हुआ था। नक्काशी के डिटेल्स बिल्कुल परफेक्ट थे। शांग यानफी दरवाजे के सामने आया और लाल दरवाजे को घूरकर एक चिड़चिड़े अंदाज में बोला, लिविंग ट्रेजर डोर, सोने का नाटक बैंड करो, क्या फायदा? तुम ये बहुत बार कर चुके हो। विशाल दरवाजे पर बने चेहरे ने तुरंत अपनी एनी खोली, शांग यानफी को घूरते हुए शिकायत की, उफ, छोटे फेई फेई, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम क्यूट नहीं रहे। ये कहते हुए उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे शांग यानफी के बाल हवा में लहराने लगे। उसकी आवाज बिजली जैसी थी और उसकी गूंज पूरे रास्ते में गूंज रही थी। शांग यानफी की ईंट फड़की, अपनी बकवास बैंड करो, मैं यहां खजाना बदलने आया हूं। चैप्टर 274, जीता जागता खजाने का दरवाजा। खजाना बदलना है? विशाल दरवाजे पर बने चेहरे ने छोटे से शांग यानफी की तरफ अजीब और गरीब चेहरे बनाए, उसी छेड़ते हुए, छोटे फेई फेई, क्या तुम फिर से मेरा फायदा उठाने वाले हो? मुझे पता है हम पुराने दोस्त हैं, लेकिन ट्रेजर रेल्म के गार्जियन के नाते मैं अंदर से चोरी करने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। भले ही हम इतने पुराने दोस्त हैं। मैंने कितनी बार कहा है, क्या तुम मुझे बुलाने का तरीका बदल सकते हो? शांग यानफी के माथे पर काली लकीरें उभार आई। तो फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? छोटे यान यान, छोटे यान फेई या छोटा यानजी? शांग यानफी ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, बेबस होकर बोला, छोड़ो छोड़ो, जो मर्जी हो करो। चलो काम की बात पर आते हैं, मैं सच में यहां खजाना बदलने आया हूं। ओ, विशाल चेहरे ने अपने शब्दों को खींचा, साफ था कि वो अभी भी संतुष्ट नहीं था। इतनी जल्दी काम की बात? मैं तो और बात करना चाहता था, ये जगह मुझे मार ही डालेगी बोर कर करके। शांग यानफी ने आ भरी, मैं बहुत बिजी हूं, लिविंग ट्रेजर डोर। तुम जानते हो मैं शैंग क्लैन का लीडर हूं, अब पहले जैसा नहीं रहा। उफ, छोड़ो, हर जनरेशन के क्लैन लीडर ऐसे ही होते हैं। मैंने सोचा था तुम अलग होगे। इस बार मेरी कोई शर्त नहीं है, मुझे बस किसी से अपनी भड़ास निकालनी है। सदियों का इंतजार सच में मुझे अकेला और खाली कर देता है। लिविंग ट्रेजर डोर ने उदासी से आ भरी, तुम एक दरवाजा हो, तुम्हें क्या अकेलापन हो सकता है?
क्या तुम सो नहीं सकते? शांग यानफी का सिर काली लकीरों से भर गया था। सोना? मैं सो नहीं सकता। तुम्हें अंदाजा नहीं है अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। लिविंग ट्रेजर ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारी शिकायतें सुनने नहीं आया हूं, चलो बिजनेस की बात करते हैं, असली बिजनेस। शैंक यानफेई ने खांसा। ओ, तो चलो वही करते हैं। लिविंग ट्रेजर का चेहरा गंभीर हो गया। ठीक है, अगर तुम खजाना बदलना चाहते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने फिर से अपने शब्दों को खींचा। शांग यानफी को इस बारे में बुरा एहसास हुआ। उसने अपनी भुएं उठाई। क्या शर्त है? ये मत कहना कि। आह, तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर लगता है तुमने अंदाजा लगा लिया। सही, बिल्कुल सही। मैं चाहता हूं तुम मेरी नाक साफ करो, मेरी नाक साफ करो। लिविंग ट्रेजर उत्साह से चिल्लाया। मेरी नाक साफ करो, मेरी नाक साफ। तेज आवाज रास्ते में गूंजती रही। शांग यानफी के माथे पर नसें फूल रही थी। बदमाश, तुम फिर से ये कोशिश कर रहे हो? मेरी नाक में बहुत खुजली हो रही है, सच में बहुत खुजली। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूं। मेरे हाथ नहीं हैं, मैं तुम इंसानों की तरह अपनी नाक खुद साफ नहीं कर सकता। मैं कितना बेचारा हूं। आह, छोटे फेई फेई, मेरे अच्छे दोस्त, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी नाक साफ करो। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें अपनी कीमती नाक की गुब्बी दूंगा। लिविंग ट्रेजर ने एक कविताई अंदाज में गाया। हे, बहुत हुआ। शांग यानफी ने अपनी मुठ्ठियां खींची, और जब वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया तो चिल्लाया। लिविंग ट्रेजर ने नाक सिकोड़ी, एक तुम मेरा क्या कर लोगे वाला लुक देते हुए। फिर उसने जाप करना शुरू कर दिया। नाक साफ कर, नाक साफ कर, नाक साफ कर, नाक साफ कर या कोई खजाना नहीं मिलेगा। नाक साफ करोगे तो तुम अच्छे बच्चे हो। आवाज ने हवा को हिला दिया और पूरा रास्ता कांपने लगा। शांग यानफी ने अपना सिर झुकाया, अपने माथे को पकड़ते हुए जब नाक साफ कर की आवाजें रास्ते में गूंज रही थी। ठीक है, जाप बैंड करो, मैं कर दूंगा, ठीक है? शांग यानफेई चिल्लाया, दिल से पूरी तरह बेबस। भले ही वो एक रैंक 5 गू मास्टर था, शांग क्लैन का मालिक, लेकिन लिविंग ट्रेजर के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार ट्रेजर रेल्म शांग क्लैन के पूर्वजों ने छोड़ा था। ये एक गू इमॉर्टल का काम था जो रैंक 5 से भी परे था। ओ ये! लिविंग ट्रेजर जीत में चिल्लाया। फिर उसने जोश दिलाया, जल्दी जल्दी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। शांग यानफी का एक्सप्रेशन जैम गया, उसकी ऊँट के कोने फड़क रहे थे। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसके दाहिने हाथ की हथेली पर एक छोटा सा हथेली के आकार का टैटू था, खून जैसा लाल। उसने अपना प्राइमेवल एसेंस एक्टिवेट किया और खून का टैटू उड़कर एक विशाल चमकीले लाल हाथ में बदल गया। रैंक 5 ब्लड हैंडप्रिंट गू। जिस किसी को भी इस हथेली से मारा जाता, चाहे वो पक्षी, जानवर, कीड़े या मछली हो, जब तक उनके अंदर खून बीता था, वो खून के एक तालाब में बदल जाते थे। इसमें बहुत ताकत थी और एक धमकी भरा प्रभाव था। शांग यानफी ने इसका इस्तेमाल सदर्न बॉर्डर पर राज करने, अपना खौफनाक नाम बनाने के लिए किया था। लेकिन अभी वो ब्लड हैंडप्रिंट का इस्तेमाल लिविंग ट्रेजर की अजीब सी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए कर रहा था। उसकी नाक साफ करने के लिए। चमकीला लाल हाथ एक मुट्ठी में बदला, फिर उसने अपनी इंडेक्स फिंगर को आगे बढ़ाया और लिविंग ट्रेजर के नथुनों में घुस गया। लिविंग ट्रेजर गुनगुनाया, हाँ, बस यही। आह, कितना अच्छा लग रहा है। और गहरा, हाँ वही, थोड़ा और गहरा। थोड़ी और ताकत प्लीज, जितना रफ रहोगे उतना अच्छा लगेगा। ओह, यह तो बहुत ही अच्छा था। छोटे फेई फेई, तुम्हारी टेक्निक कमाल की है। आह आह आह, च्यू! लिविंग ट्रेजर ने अपना मुंह खोला, जोर से छींका। कई लाल, पीले, नीले और हरे गुब्बी बाहर उड़े। अगर कोई ध्यान से देखता तो लाल वाला टाइफून माउंटेन पेपर था, एक देवा जैसा एक्सटिंक्ट रिफाइनमेंट में मदद करने वाला मटेरियल। पीला वाला वरी सॉइल था, रैंक 6 गू को रिफाइन करने में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स में से एक। नीला वाला आइस हार्ट था, जो सिर्फ 10 मिलियन साल पुराने बर्फ के पहाड़ के ए सेंटर में ही उगता था। हरा वाला ग्रास स्कर्ट गू था, रैंक 5 का बिना किसी डिफेंसिव एबिलिटी के, लेकिन जब कोई गू मास्टर इसका इस्तेमाल करता तो ये उन्हें एक घास की स्कर्ट देता जो हवा से प्राइमेवल एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकती थी, अपचम में प्राइमेवल एसेंस को तेजी से भरने के लिए। ठीक है, मेरी सांस अब फिर से साफ हो गई। ये गुब्बी तुम्हारा गिफ्ट है। मैं इन्हें दोबारा खाना नहीं चाहता, ये बहुत डिस्गस्टिंग है। लिविंग ट्रेजर ने छींकने के बाद नाक सिकोड़ी, बेहद संतुष्ट महसूस करते हुए। शांग यानफी ने ये चीजें राखी, फिर आप भरते हुए बोला, क्या अब हम बिजनेस की बात कर सकते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल। छोटे फेई फेई को क्या चाहिए? लिविंग ट्रेजर डॉग का मूड बहुत बेहतर हो गया था। मुझे याद है कि यहाँ अभी भी एक रैंक 5 मैन ट्रायम्फिंग हेवन गू है, मैं उसके लिए एक्सचेंज करना चाहता हूँ। शैंक यान फेई ने जवाब दिया। लिविंग ट्रेजर डोर ने एक यूटीएसयू के निगाह डाली। मैन ट्रायम्फिंग हेवन गू, इसमें किस्मत को पलटने और नसीब बदलने की ताकत है। अनमॉर्टल्स के लिए जबरदस्ती एपेचर JAAGRIT कर सकता है जिनके पास कल्टिवेशन टैलेंट नहीं है। ये गू बेहद कीमती है, छोटे फेई फेई। भले ही हमारी दोस्ती गहरी है और तुमने मेरी नाक कई बार साफ की है, लेकिन ट्रेजर रेल्म के नियम तोड़े नहीं जा सकते। अगर तुम इस गू के लिए एक्सचेंज करना चाहते हो तो तुम्हें ट्रेजर रेल्म को इससे भी ज्यादा कीमती गू देना होगा। क्या तुम मेरी नाक साफ करने का जिक्र करना बैंड कर सकते हो? शांग यानफी की नसें फूल रही थी जब उसने एक गू को बुलाया। ये गू एक बच्चे की हथेली जैसा था, नर्म और मोटा, जबकि क्रिस्टल जैसा साफ था। हथेली के अंदर लाल खून की नसें थी, जिससे हथेली से एक भूतिया ऑरा निकल रही थी। लिविंग ट्रेजर डोर ने इस गू को देखा और चिल्लाया, तुम ब्लड हैंडप्रिंट गू छोड़ रहे हो? छोटे फेई फेई, मुझे याद है ये तुम्हारे सबसे काम के गू में से एक है। क्या तुम ब्लड सी इनहेरिटेंस इकट्ठा नहीं कर रहे थे? क्या तुमने अपने बचपन के सपने को छोड़ दिया है? शांग यानफी ने बेबस होकर आ भरी। ब्लड सी इनहेरिटेंसेस की कुल संख्या लगभग अनंत है, फिर भी असली इनहेरिटेंसेस उनके बीच छिपी हुई हैं, मुश्किल बहुत ज्यादा है। भले हाइमेन शैंक क्लैन का इस्तेमाल करूं जांच के लिए, इतने सालों बाद भी मुझे सिर्फ 2 माइल हैं। मुझे मन ट्रायम्फिंग हेवन गू चाहिए, लेकिन मेरे दूसरे कीमती गू नहीं दिए जा सकते। मुझे अचानक ब्लड हैंडप्रिंट गू को कुर्बान करना होगा। शायद किसी दिन मैं इसे वापस लेने आऊंगा। शांग यानफी के गू वॉर्म्स ZYA डिटार ब्लड सी इनहेरिटेंस से द, जिसके कारण वो ब्लड लाइन पथ में स्पेशलाइज करता था। इसी वजह से जब शांग शिनसियाई शैंक क्लैन सिटी में दाखिल हुई तो वो तुरंत पता लगा सका। ठीक है फिर, जबकि तुमने अपना फैसला कर लिया है। लिविंग ट्रेजर डोर ने अपना मुंह खोला और ब्लड हैंडप्रिंट गू को निगल गया। गल्प। एक जोर की आवाज के साथ ब्लड हैंडप्रिंट गू ट्रेजर रेल्म में चला गया। इसके बाद उसने उल्टी की और अपना मुंह खोला, एक गू को बाहर फेंका। ये गू 1000 साल पुरानी जिनसेंग जैसा था, जिसमें कई जड़ें और एक पीला शरीर था। इसकी चमक फीकी थी, ऊपर का हिस्सा एक शरीर जैसा था, लेकिन नीचे का हिस्सा अलग हो जाता था, जैसे एक जोड़ी टांगे। ये मैन ट्रायम्फिंग हेवन गू था। जल्दी से इसे रिफाइन करो। ट्रेजर रेल्म से बाहर निकलते ही 3 सांस में ये गू अपनी जंगली प्रकृति वापस पालेगा। तब इसे रिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा। लिविंग ट्रेजर डोर ने जोश दिलाया। शांग यानफी ने सिर हिलाया और अपना पर्पल क्रिस्टल प्राइमेवल एसेंस एक्टिवेट किया। तुरंत इस मैन ट्रायम्फिंग हेवन गू को रिफाइन कर लिया। ही, इस गू के साथ ये सियारा का एपर्चर JAAGRIT कर सकता हूं। फ्लैट, मुझे बस कुछ और गू चाहिए उसका एप्टीट्यूड बढ़ाने के लिए और उसकी कल्टीवेशन में मदद करने के लिए। फिर मैं फैंग और बाई को रिक्रूट कर सकता हूं उसके पंख बनने के लिए। सियारा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम खुश रहो, लेकिन इस दुनिया में ताकत ही सारी खुशियों की पहली शर्त है। शांग यानफी ने मन ट्रायम्फिंग हेवन गू को रखा, उसके जज्बात हो रहे थे। दी जा रहा हूं, लिविंग ट्रेजर डोर, उसने दरवाजे से कहा। हे, इतनी जल्दी? रुको और मुझसे बात करो, मैं सच में बोर होकर मर रहा हूं। लिविंग ट्रेजर डोर ने बेचैनी से पूछा। लेकिन खून की लपटें चमकी और शांग यानफी गायब हो गया। यह बदमाश मुझे फिर से अकेला छोड़ गया। मैं कितना बेचारा हूं, कितना बोर हो गया हूं, कितना थक गया हूं। लिविंग ट्रेजर डोर की बड़बड़ाहट रास्ते में गूंजती सुनाई दे रही थी। ... एक और दावत जिसमें बेहतरीन शराब और लजीज खाना था। लोग गर्मजोशी से एक दूसरे से बात कर रहे थे। वेई भाई, सियो यान भाई, आओ एक और ग्लास। फैंग युआन खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया जब उसने अपना ग्लास उठाया, जबकि बाइनिंग बिंग बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना खाना खा रही थी। वे यांग, सियो यान ने एक हाई समय में अपने ग्लास उठाए। जब तीनों ग्लास आपस में जोर से टकराए तो शराब मेज और बर्तनों पर हर तरफ छलक गई। बैटल जोन में फैंग युआन उन्हें डिनर पर ले जाना चाहता था, लेकिन सियो यान ने पहल की। इस बार उसने अपना वादा निभाया, इन दोनों को एक बड़े रेस्टोरेंट में दावत पर बुलाया। सोचा ना था कि फैंग झेंग भाई वो होंगे जिन्होंने शांग क्लैन लीडर की लाडली बेटी को बचाया होगा। अच्छे लोगों के साथ सच में अच्छा ही होता है। पर्पल थॉर्न टोकन, ही, मुझे तो बहुत जलन हो रही है। सियो यान एक खुशमिजाज और ईमानदार इंसान था, उसने अपनी जलन बिल्कुल नहीं छुपाई।
वो कई सालों से शांग क्लैन सिटी में रह रहा था। वो जानता था कि पर्पल थॉर्न टोकन का क्या मतलब है। वे यांग ने अपना ग्लास नीचे रखा। तुम दोनों अब आगे क्या करने वाले हो? फैंग युआन ने तब जवाब दिया, हम कुछ दिन शांग क्लैन सिटी में रुकने का प्लान कर रहे हैं और अपने बेकार के गू बेच देंगे। उसके बाद हम एक दूसरे से मेल खाने वाले गू वॉर्म्स का एक सेट खरीदेंगे। बहुत बढ़िया, यही सही तरीका है। अगर तुम्हारा ऐसा कोई प्लान नहीं होता तो मैं तुम्हें ये याद दिलाने वाला था। वे यांग ने अपना अंगूठा उठाते हुए दिल ही दिल में जश्न मनाया। फैंग और बाई का यहां रुकना मतलब था कि उन्हें रिक्रूट करने का चांस ज्यादा था। अगर तुम दोनों को बुरा ना लगे तो तुम हमें अपने प्लान्स बता सकते हो। बड़े भाई वेई बहुत जानकार हैं, वो तुम्हें अच्छी सलाह दे सकते हैं। मेरा फायर गू पाथ भी बड़े भाई वेई ने हाई रिकमेंड किया था। सीओ यान ने कोने से कहा। चैप्टर 275 स्ट्रेंथ पाथ और आइस पाथ। पालना, इस्तेमाल करना और रिफाइन करना, ये एक गू मास्टर के कल्टीवेशन के 3 पहलू थे। चाहे कोई भी पहलू हो, वो बेहद गहरे थे और हर एक में समंदर जितना गहरा ज्ञान था। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी एक में भी पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाते थे। प्लीज मुझे सलाह दे भाई वेई। दावत में फैंग युआन ने अपने हाथ जोड़े। हमारी खूब जमती है, इसलिए मैं गोल मोल बात नहीं करूंगा। वे यांग ने अपना गला साफ किया, फिर ऑफिशियली सिखाना शुरू किया। जनरल तौर पर देखा जाए तो गू मास्टर्स 9 रैंक्स में बनते हुए हैं। रैंक 1 से 5 तक मोर्टल हैं, जबकि 6 से 9 तक इमोर्टल हैं। 10 मिलियन गू मास्टर्स में से शायद एक भी इमोर्टल नहीं बन पाता। एक इमोर्टल बनना बहुत मुश्किल है, यहां तक कि माने हुए जीनियसेस भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन चलो इमोर्टल्स की बात नहीं करते, मॉर्टल्स पर फोकस करते हैं। 5 मॉर्टल रैंक्स, रैंक 1 और 2 बिगिनर्स के लिए हैं और रैंक 4 से 5 एक हाई लेवल फाइटिंग फोर्स है। रैंक 3 बीच में आता है, ये दोनों को जोड़ता है। इस पॉइंट तक तुम दोनों पूरी तरह से गू मास्टर्स बन चुके हो। रैंक 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि यहां तुम अपनी नींव मजबूत करोगे और आगे बढ़ने के लिए सही दिशा चुनोगे। इससे तुम्हारा फ्यूचर जरूर बेहतर होगा। रैंक 3 तक एक गू मास्टर की ताकत काफी हद तक बढ़ जाती है। कई गांव में रैंक 3 क्लैन एल्डर्स होते हैं। इस स्टेज पर गू मास्टर को यह तय करना होता है कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं और यूएस लाइन पर गू वॉर्म्स का एक सेट तैयार करना होता है। अगर तुम एक सपोर्ट गू मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हारे गू वॉर्म्स ZYA डिटार स्टोरेज टाइप के होंगे। अगर तुम एक इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हारे गू वॉर्म्स का कोर इन्वेस्टिगेटिव टाइप्स का होगा। अगर तुम्हारा फ्यूचर गू रिफाइनमेंट में है तो तुम मौजूदा रेसिपीज पर काम करके अपना नया रेसिपी बना सकते हो। अगर किसी को साजिश करना पसंद है तो वो थिंकिंग असिस्ट टाइप के गू वॉर्म्स इकट्ठे कर सकता है, जैसे लाइटनिंग थॉट्स गू या इमॉर्टल शोइंग द वे गू। वे यांग ने फिर से बताया। जिस दिशा की बात हो रही थी उसका मतलब था अटैक, डिफेंस, हीलिंग, स्टोरेज, मूवमेंट और इन्वेस्टिगेशन, ये 6 पहलू। हीलिंग गू मास्टर्स को डॉक्टर्स के नाम से जाना जाता था, जिनका स्टेटस बहुत बड़ा होता था। स्टोरेज गू मास्टर्स सपोर्ट गू मास्टर्स दी हर फोर्स और क्लैन को उनकी जरूरत होती थी। वे यांग एक मूवमेंट टाइप गू मास्टर था, उसका कोर गू वर्म रेनबो लाइट गू था। बिल्कुल, इन CHEH के अलावा और भी छोटी छोटी ब्रांचेस थी। जैसे कि एक गू मास्टर जो सब्स्टिट्यूट रिफाइनमेंट में स्पेशलाइज करता है, उनके पास गू वॉर्म्स होते द जो रिफाइनमेंट स्पीड बढ़ाते द या गू वर्म की इच्छा शक्ति को कमजोर करने में मदद करते थे। या शायद वो गू मास्टर्स जो गू पकड़ने में स्पेशलाइज करते थे, वो जंगली गू वॉर्म्स को ढूंढने और पकड़ने में माहिर होते थे। कुल मिलाकर रैंक 3 तक गू मास्टर्स अपनी स्पेसिफिक क्लासेस में क्लासिफाई होने लगते थे और वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाते थे, एक डोमेन में एक्सपर्ट बन जाते थे। ये कहकर वे यांग रुका, फिर फैंग और बाई की तरफ देखा, पूछा, क्या तुम दोनों ने अपनी एडवांसमेंट की दिशा के बारे में सोचा है? अटैक, फैंग युआन और बाई निंग बिंग ने एक साथ बिना किसी झिझक के कहा। दोनों अटैक पर फोकस दी, उनके अंदर जन्म से ही लड़ने की प्रवृत्ति थी और उन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता था। वे यांग ने सिर हिलाया, बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, उसने बहुत से लोगों को देखा था और उनके चॉइसेस का अंदाजा लगा सकता था। उसने जारी रखा, तो अब तुम्हें गू वॉर्म्स चुनने होंगे और एक सेट बनाना होगा, एक गू वॉर्म्स का ग्रुप जो एक सिस्टम में एक दूसरे से जुदा हो। गू वॉर्म्स का एक सेट बनाने के कई फायदे थे। पहला, खिलाने के मामले में एक जैसे गू वॉर्म्स को एक जैसे खाने की जरूरत होती थी, इससे खाना इकट्ठा करना, स्टोर करना और ट्रेड करना आसान हो जाता था। दूसरा, इस्तेमाल के मामले में
गू वॉर्म्स को एक साथ इस्तेमाल करके उनकी सहमता बढ़ाई जा सकती थी या उनकी कमजोरियों को कवर किया जा सकता था। मिसाल के तौर पर वे यांग के रेनबो लाइट गू में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर की समस्या थी, लेकिन लाइट सोर्स गू का इस्तेमाल करके उसने यूएस कमजोरी को कम कर दिया। आखिर में रिफाइनमेंट के मामले में एक जैसे गू वॉर्म्स को एक साथ रखकर उन्हें हायर रैंक्स में रिफाइन करना न सिर्फ पैसा बचता है, बल्कि अलग अलग गू वॉर्म्स को रिफाइन करने के मुकाबले सफलता के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तुम दोनों ने अटैक चुना, तो बिना शक के एक अटैक टाइप गू तुम्हारा कोर होना चाहिए। बाकी के गू वॉर्म्स को इस कोर को सपोर्ट करना होगा। मिसाल के तौर पर छोटा सीओ, उसने रेड फायर गू को अपना में अटैक मेथड चुना, तो मैंने यूएसईवाई ड्यूप्लिकेट गू इस्तेमाल करने की सलाह दी ताकि उसके फ्लेम्स की संख्या बढ़ जाए। फिर मैंने अनलार्ज गू चुना, जिससे आग का आकार बड़ा हो जाए और वो ज्यादा शक्तिशाली बने। उसके बाद मैंने फायर सोर्स गू चुना ताकि उसका प्राइमेवल एसेंस का खर्च कम हो। आखिर में मैंने फायर डिस्चार्ज गू चुना, उसके मूवमेंट टाइप गू के तौर पर। वे यांग ने सियो यान के कंधों पर थपथपाते हुए कहा। सियो यान ने जानबूझकर एक दुखी चेहरा बनाया। बड़े भाई वे, आपने मेरे सारे राज खोल दिए। वे यांग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, तुम्हारे राज तो सबको पता हैं। बैटल स्टेज में अभी जो लोग हैं, उनमें से कौन नहीं जानता कि तुम्हारे पास कौन से गू हैं? वे यांग फिर फैंग युआन की तरफ मुड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे गू वॉर्म्स एक्सपोज हो जाते हैं, जब तक तुम उन्हें अच्छे से जोड़े रखते हो, तुम हर सिचुएशन से निपट सकते हो। तुम्हारा कोर गू वर्म पूरे सेट की नींव है। क्या तुमने सोचा है कि तुम कौन से अटैक टाइप गू वॉर्म्स को अपना कोर बनाना चाहते हो? फैंग युआन ने अपनी मुट्ठी खींची। इससे पहले मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई गू इस्तेमाल किए हैं। ताकत मेरी एडवांटेज है, मैं इस पर ही आगे बढ़ना चाहता हूं और अपने दुश्मनों को अपनी जबरदस्त ताकत से कुचल देना चाहता हूं। बाइनिंग बिंग ने एक गू का नाम लिया, फ्रॉस्ट डेमन गू। वैसे बाइनिंग बिंग के पास पहले एक रैंक 3 फ्रॉस्ट डेमन गू था। ये गू मास्टर को फ्रॉस्ट डेमन में बदलने देता था। बाइनिंग बिंग का इसके साथ काफी अच्छा तालमेल था, लेकिन गू यू किंगशू के साथ लड़ाई के दौरान वो नाश्त हो गया। इस वजह से बाइनिंग बिंग के मन में अभी भी यूएस गू के लिए जज्बात थे। वे यांग ने यह सुना और उसकी भुएं सिकुड़ गईं। तुम स्ट्रेंथ पथ और आइस पथ पर जाना चाहते हो। आइस पाथ के लिए एडवांटेज डिफेंस में है। फ्रॉस्ट डेमन गू, स्नो फेरी गू, आइस क्रिस्टल गू, यह 3 सबसे मशहूर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप गू हैं। फ्रॉस्ट डेमन गू और स्नो फेरी गू औरतों के लिए हैं, जबकि आइस क्रिस्टल गू मर्दों के लिए ज्यादा आदर्श है। जहां तक फैंग झेंग के स्ट्रेंथ पाथ की बात है, वे यांग ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें निराश करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ये काम नहीं करेगा। स्ट्रेंथ पाथ सबसे आम रास्ता है जो लोग चुनते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सस्ता और किफायती है। स्ट्रेंथ पाथ से जुड़े ZY डटार गू सस्ते होते हैं, लेकिन इस वजह से गू मास्टर्स अलग नहीं दिखते और बहुत साधारण होते हैं। मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैंने पहले स्ट्रेंथ पथ आजमाया था, लेकिन बाद में अपने शरीर से बढ़ी हुई ताकत को हटाने के लिए बहुत सारे प्राइमेवल स्टोन्स बर्बाद किए। ज्यादातर डिमोनिक गू मास्टर्स के पास रिसोर्सेस की कमी होती है और वो स्ट्रेंथ पाथ को एक सीधी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भाई फैंग झेंग, तुम्हारे पास पर्पल थॉर्न टोकन और लाखों प्राइमेवल स्टोन्स हैं। तुम्हें इस टैंग गली में जाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ पाथ से लाइफ में सक्सेस पाना मुश्किल हो जाता है। वे यांग की बातें सुनकर फैंग युआन और बाइनिंग बिंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। वे यांग मुस्कुराया, उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। सियो यान भी हंसा। भाई वे की बातें सुनकर मुझे भी काफी कुछ समझ आया। भाई वे की बात में दम है, लेकिन मैं अभी भी स्ट्रेंथ पथ पर ही चलना चाहता हूं। फैंग युआन ने अपने हाथ जोड़े। हाँ, मैंने फ्रॉस्ट डेमन गू को छोड़ने का फैसला कर लिया है और आइस क्रिस्टल गू चुनूंगी। उसके पास बाइनिंग बिंग ने भी अपना फैसला कर लिया। वे यांग की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। हे, क्या तुमने सुना भी कि उसने क्या कहा? सियो यान चिल्लाया। बाइनिंग बिंग मुस्कुराई और उसकी इल्म में दृढ़ निश्चय चमक उठा। क्योंकि आइस क्रिस्टल गू लड़कों के लिए है, इसीलिए ही तो मैंने उसी चुना है। फैंग युआन ने अपनी नाक रगड़ी। मैं भाई वे की सलाह के लिए शुक्रगुजार हूं, लेकिन मुझे अभी भी स्ट्रेंथ पाथ हाई पसंद है। दूसरे शायद इससे सफलता हासिल ना कर पाएं, लेकिन अगर मैं कर सकता हूं, तो क्या ये मेरी श्रेष्ठता नहीं दिखाता? हाँ, मजा तो मुश्किल चीजों में ही है, और जब तक चैलेंज ना हो, अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग भी नहीं आती। मैं पहले थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन अब जब भाई वे ने ये कह दिया है, मैं जरूर यही चुनूंगा। स्ट्रेंथ पाथ चुनना फैंग युआन के प्लान्स का हिस्सा था।
इसमें कुछ सालों में होने वाले थ्री किंग्स इनहेरिटेंस का मामला था। बिल्कुल, वो इस बारे में किसी को नहीं बता सकता था। तुम दोनों। सियो यान हक्का बक्का होकर घूर रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। तुम्हें फिर से सोचना होगा, ये कोई मजाक नहीं है। वे यांग का एक्सप्रेशन गंभीर था, उसकी आवाज में बेचैनी थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी दिल से दी गई सलाह उल्टा असर करेगी। कुछ और कहने की जरूरत नहीं है भाई वेई, रास्ते इंसान ही बनाते हैं, मेरा फैसला अंतिम है। हाँ, चलो पीना जारी रखते हैं, फैंग युआन ने कहा, अपना दृढ़ निश्चय दिखाते हुए, जिससे वेई यांग अपने शब्द निगल गया। साय। वेई यांग ने बेबस होकर अपना ग्लास उठाया, लेकिन दिल ही दिल में कसम खाई कि उसी उन्हें मनाना ही होगा। खासकर यह फैंग झेंग, वो सच में मस्ती कर रहा था। अपने फ्यूचर को खेल समझ रहा था, उसी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस रेट पर वो अपने बेहतरीन एप्टीट्यूड को बर्बाद कर देगा। वे यांग सच में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसी जल्दी से फैंग झेंग की सोच को ठीक करना था। ये एक फ्यूचर स्टार था जिसे क्लैन लीडर रिक्रूट करना चाहते थे। भोज के खत्म होने के बाद और बड़बड़ाते हुए वे यांग के सियो यान के साथ चले जाने के बाद फैंग और बाइगू शॉप पर पहुंचे। अपना पर्पल थॉर्न टोकन दिखाने के बाद बाइनिंग बिंग ने 28,000 प्राइमीवल स्टोन्स खर्च किए और रैंक 3 आइस क्रिस्टल गू खरीदा। फैंग युआन ने एक रैंक 2 ब्राउन बेयर अनेट स्ट्रेंथ गू चुना, जिसके लिए उसने 4,100 प्राइमीवल स्टोन्स खर्च किए। तुम सच में आइस क्रिस्टल गू को अपना विटल गू बनाना चाहती हो? दुकान से बाहर फैंग युआन ने चिंता से पूछा। बाइनिंग बिंग जानती थी कि उसका असली मतलब क्या था। वो रैंक 3 पीक स्टेज पर थी, अगर वो और आगे बढ़ती तो वो रैंक 4 रेल्म होता। वो बिल्कुल आगे से हाई एक रैंक 4 गू वर्म खरीद सकती थी। लेकिन बाइनिंग बिंग ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर था। मेरा रैंक 4 में एडवांस करने का कोई इरादा नहीं है। कल ही मुझे पता चला कि मेरा एप्टीट्यूड 1% और बढ़ गया है। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक एक श्राप था जो बाइनिंग बिंग के गिर्द लिप्त हुआ था। जैसे जैसे वो कल्टिवेट करती जाएगी, बाइनिंग बिंग का एप्टीट्यूड आखिरकार 100% पर लौट आएगा और वो 10 एक्सट्रीम फिजिक का दर्जा फिर से हासिल कर लेगी। इसलिए वो एडवांस करने से बेहतर हार मान लेगी। रैंक 4 येलो गोल्ड प्राइमीवल एसेंस व्हाइट सिल्वर प्राइमीवल एसेंस से बेहतर क्वालिटी का था। यह अपचर को बेहतर पाल सकता था और बाइनिंग बिंग के एप्टीट्यूड को और तेजी से रिकवर करेगा। फैंग युआन के कदम रुक गए। ऐसा है क्या? इस केस में तुम मेरे हाथों में यांगू के बिना नहीं रह सकती। ही, शायद तुम फंग यू मैनर जाकर उनसे पूछ सकती हो। वो इन्फॉर्मेशन बेचने में स्पेशलाइज करते हैं, हो सकता है उनके पास वो हो जो तुम्हें चाहिए। तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो? बाइनिंग बिंग रुकी, फैंग युआन की तरफ देखते हुए। मेन गैम्बलिंग यो का चक्कर लगाने जा रहा हूं। फैंग युआन हैसा, ठीक है। बाइनिंग बिंग को दूर जाते देख फैंग युआन की मुस्कान गायब हो गई। वो दुकान में वापस लौटा। दुकानदार ने पहले कुछ चीजें खरीदना भूल गया था, क्या आपके पास हैं? उसने एक लिस्ट दी। दुकानदार ने एक पर्पल थॉर्न टोकन वाले मालिक को इंतजार करवाने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से लिस्ट देखी और सिर हिलाया। जी हां मोहतरम ग्राहक, हमारे पास सब कुछ है। अच्छा, मेरे लिए एक हिस्सा तैयार करो तुरंत। जी। एक पाल बाद वो दुकान के पिछले दरवाजे से निकला और दूसरे रास्ते पर चला गया। एक निचले लेवल पर जाकर गैम्बलिंग में पहुंचा। तो अब चलो उस बैंड लेजेंडरी गू फॉसल को देखा जाए। अपनी यादों के मुताबिक चलते हुए फैंग युआन एक शानदार गैम्बलिंग डे में दाखिल हुआ। चैप्टर 276 स्टेलर स्टोन। वो एक काला पत्थर था, एक इंसान के चेहरे के साइज का। इस काले पत्थर की सतह पर नीली रोशनी के चिन्ह चमक रहे थे। एक नजर में वो रात के आसमान में चमकते तारों जैसा लग रहा था। ये एक स्टेलर स्टोन था, लेकिन आसपास के स्टेलर स्टोन से अलग। ये क्यूब जैसा था और एक ईंट की तरह दिखता था। लेकिन ये पत्थर एक ढेर में दबा हुआ वही लेजेंडरी गू था जो किसी को मिला था। और वो किस्मत वाला इंसान एक अनजान आदमी से इस गू की बदौलत एक मशहूर स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर बन गया, जिससे सभी लोग जलन से देखने लगे। फैंग युआन यहां खड़ा था, आसपास का माहौल देख रहा था और तुरंत समझ गया कि कोई इस पत्थर की परवाह क्यों नहीं कर रहा था। ये एक शानदार बड़े साइज का गैम्बलिंग डे था और इसका बिजनेस खूब चल रहा था। बेशक ये थर्ड इनर सिटी थी, यहां भी लोगों की भीड़ थी। गैम्बलिंग के पत्थर 5 कैटेगरीज में बांटे गए थे: स्क्रैप, लो, मीडियम, हाई और सुपर ग्रेड। स्क्रैप ग्रेड में हर पत्थर 10 से ज्यादा प्राइमीवल स्टोन्स में बिकता था। लो ग्रेड के पत्थर लगभग 100 प्राइमीवल स्टोन्स के होते थे, मीडियम ग्रेड 1000 के
हाई ग्रेड 10,000 के और सुपर ग्रेड के हर पीस के लिए कुछ लाख प्राइमेवल स्टोन्स लगते थे। और ये स्टेलर स्टोन स्क्रैप ग्रेड का था। स्क्रैप ग्रेड के गैम्बलिंग पत्थरों को सबसे ज्यादा नीची नजर से देखा जाता था। ज्यादातर अंदर से ठोस होते थे, अगर कोई गू होता भी था तो वो अक्सर मारे हुए लाशें होते थे। खासकर डिमोनिक गू मास्टर वे शेन जिंग के आने के बाद इसने स्क्रैप ग्रेड के पत्थरों की मार्केट वैल्यू पर बहुत बुरा असर डाला। वे शेन जिंग नकली चीजें बनाने में माहिर था, लोग उसी काउंटरफिट मास्टर कहते थे। उसने एक बार बड़ी मात्रा में नकली स्क्रैप ग्रेड के गैम्बलिंग पत्थर बेचे थे, जिसके कारण लगभग सभी बड़े क्लान्स ने उसके नाम पर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। सदर्न बॉर्डर में हर कोई उससे नफरत करता था। इससे स्क्रैप ग्रेड के गैम्बलिंग पत्थर और भी अनपॉपुलर हो गए, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया गया था। कभी कभी जब गू मास्टर्स शॉपिंग करते वक्त मूड में होते तो वो मजे के लिए छोटा मोटा जुआ खेल लेते थे। कुछ स्क्रैप ग्रेड के गैम्बलिंग पत्थर खरीद लेते बस एंटरटेनमेंट के लिए। इसके अलावा प्रोफेशनल गैम्बलर्स भी उन्हें प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते थे। आखिरकार स्क्रैप ग्रेड के गैम्बलिंग पत्थर सस्ते थे। कुछ गू मास्टर्स के लिए जुआ हारने में कोई दर्द नहीं होता था। लेकिन समस्या ये थी कि यह थर्ड इनर सिटी थी। यहां ZYA डटार गू मास्टर्स रैंक 3 के थे। रैंक 3 क्लैन एल्डर का लेवल था। इस स्टेज पर ज्यादातर के पास अपनी संपत्ति होती थी। अगर वो प्रैक्टिस भी करते तो वो लो ग्रेड के पत्थर चुनते जिसमें जीतने का चांस बहुत ज्यादा होता था। स्क्रैप ग्रेड के पत्थर उनके लिए एक बेइज्जती थे। इसके बावजूद इतने बड़े गैम्बलिंग डे में जो लोगों से भरा हुआ था, कुछ गू मास्टर्स का ध्यान इन स्क्रैप पत्थरों पर था। लेकिन फिर भी ही उन्हें क्या पता कि इस काउंटर के एक पैर को सहारा देने के लिए इस्तेमाल होने वाला स्टेलर स्टोन एक लेजेंडरी गू वर्म छुपाए हुए है। फैंग युआन दिल ही दिल में हंसा। सच में यह स्टेलर स्टोन एक हिलते हुए काउंटर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके एक पैर के नीचे रखा हुआ था। लोग आते जाते रहते, लेकिन स्क्रैप रॉक एरिया में दर्जनों काउंटर्स की कतारों में से एक साधारण काउंटर पर कौन ध्यान देता। यह काउंटर स्क्रैप ग्रेड के पत्थरों से भरे हुए एक के ऊपर एक ढेर लगे हुए थे। वो इतने सस्ते थे जैसे अर्थ पर किसी मार्केट में सब्जियों और फलों की कतारें। यहां आने वाले किसी भी गू मास्टर ने इन स्क्रैप ग्रेड के गैम्बलिंग पत्थरों पर अपनी नजर नहीं डाली। इसलिए यह स्टेलर स्टोन किसी की नजर में नहीं आया और आखिरकार यूएस पर धूल की एक परत जम गई, जिससे वो और भी बेकार दिखने लगा। किसी को नहीं पता था कि यह स्टेलर स्टोन कब से काउंटर सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल होने लगा, लेकिन इस दौरान रोजाना अनागिनत लोग इसके पास से गुजरते थे। एक दिन तक एक बदहाल गू मास्टर यहां आया और इस काउंटर से टकराकर लड़खड़ाया। सच कहूं तो इस गू मास्टर को हाई दोष देना चाहिए था कि वो देखकर नहीं चल रहा था। काउंटर एक बेजान चीज थी। रोजाना इतने गू मास्टर्स इसके पास से गुजरते थे, लेकिन कोई भी इससे टकराकर नहीं गिरा था। एक लैंप पोस्ट की तरह ये सीधा सड़क पर खड़ा था। लोगों के लिए कोई बड़ा नहीं था, लेकिन कुछ लोग बेवजह इससे टकरा जाते हैं। क्या आप इसके लिए लैंप पोस्ट को दोष दे सकते हैं? लेकिन चाहे कोई भी दुनिया हो, दलीलों से झगड़े नहीं सुलझते, सिर्फ ताकत से सुलझते हैं। एक किसान ने एक मुर्गा पाला, लेकिन वो इतना शोर करता था कि किसान सो नहीं पाता था। गुस्से में आकर किसान ने मुर्गे को मार डाला। इसमें कुछ गलत नहीं लगता। चाहे कोई भी दुनिया हो, ताकतवर इंसान को झगड़े सुलझाने के लिए बस थोड़ा झुकना पड़ता है। लेकिन मामले का अंतत अक्सर यह होता है कि ताकतवर इंसान झुकता नहीं और कमजोर इंसान को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। गू मास्टर लड़खड़ाया, भले ही वो गिरा नहीं, वो गुस्से में था। उसने अपना सारा गुस्सा इस पत्थर के टुकड़े पर निकाल दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? मैं तुझे काट कर रख दूंगा। इस तरह गू मास्टर ने ये पत्थर खरीदा और सबके सामने उसी काट डाला। और फिर वो लेजेंडरी गू इस दुनिया में सामने आया। ये एक बहुत हाई ड्रामेटिक घटना थी, लेकिन ठीक इसलिए कि ये इतनी ड्रामेटिक थी कि लोगों ने फैंग युआन की पिछली जिंदगी में इस कहानी को खूब फैलाया। और अब ये घटना अभी तक नहीं हुई थी। यह स्टेलर स्टोन अभी भी एक काउंटर सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, चुपचाप और शांति से अपनी किस्मत का इंतजार कर रहा था। और फैंग युआन के पैर उससे सिर्फ 2 इंच दूर थे। मोहतरम ग्राहक, क्या आप यहां पहली बार आए हैं? एक क्लर्क फैंग युआन के खोए हुए एक्सप्रेशन को देखकर पास आया। उसे नहीं पता था कि फैंग युआन अपनी उंगली के कोने से इस पत्थर को देख रहा था। फैंग युआन ने अपनी नाक रख दी, कहा, हाँ, शायद। अगर वो अपनी पिछली जिंदगी को ना जिन, तो यह गैम्बलिंग में उसका दूसरा मौका था। नया है, आसानी से उल्लू बन जाएगा। क्लर्क की मुस्कान बेहद चमक उठी। प्लीज अंदर आइए। सच कहूं तो यहाँ के पत्थर सबसे सस्ते हैं,
लेकिन सस्ता माल अच्छा नहीं होता। उनकी क्वालिटी खराब है और वो हर साइज और शेप के हैं। आपको उनसे क्या मिलेगा? मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ग्राहक: ओ, तो बताओ। फैंग युआन की भुएं उठी जब वो क्लर्क के पीछे गैम्बलिंग डे में घुसा। ग्राहक: क्या आप जानते हैं कि गैम्बलिंग के पत्थर कैसे बनते हैं? क्लार्क आगे चलते हुए पीछे मुड़कर पूछा। फैंग युआन के जवाब देने से पहले उसने खुद ही जवाब दे दिया। जैसा कि कहा जाता है, इंसान सभी जीवों की आत्मा है, गू स्वर्ग और पृथ्वी का सार है। इंसान में बहुत प्रेरणा होती है और इसलिए वो नए नए आविष्कार कर सकते हैं। उनके पास सबसे ज्यादा बुद्धि होती है और वो कई चीजें बना सकते हैं, कई नए गू वॉर्म्स जो प्रकृति से नहीं आते। गू स्वर्ग और पृथ्वी का सार है। उनमें कम बुद्धि होती है, लेकिन उनके छोटे शरीर में महाडाओ के कानून के टुकड़े होते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी हमेशा जीने का एक मौका छोड़ते हैं। कुछ गू वॉर्म्स गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या खाना खत्म हो जाता है तो वो गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबे समय के बाद उनके शरीर के चारों ओर एक पत्थर की परत बन जाती है। पत्थर मोटा होता जाता है और मोटा, जब तक कि वो काफी बड़ा ना हो जाए। समय के साथ और ज्यादा परतें बनती हैं जब तक कि एक फॉसिल ना बन जाए। ये पत्थर गू वॉर्म्स को लपेट लेते हैं और गू वॉर्म्स में मौजूद कानून के टुकड़ों के प्रभाव के कारण वो दूसरे पत्थरों से अलग हो जाते हैं और आसपास की मिट्टी के मुकाबले बहुत अलग दिखते हैं। लोग इन फॉसिल्स को ढूंढते हैं और उन्हें इकट्ठा करते हैं। यही आपके सामने दिख रहे गैम्बलिंग पत्थर का सच है। फैंग युआन ने सिर हिलाया। जैसे जैसे वो चलता गया, उसने जवाब दिया, मैंने गैम्बलिंग पत्थर की कहानी के बारे में सुना है। वो गैम्बलिंग में जितना अंदर गया, उतने ही ज्यादा गू मास्टर्स यूएसईवाई दिखे। कई गू मास्टर्स पत्थर चुन रहे थे या धीरे धीरे डिस्कस कर रहे थे। गैम्बलिंग स्टेज और खाली जगह धीमी चर्चाओं के कारण और भी शांत लग रही थी। क्लार्क ने शांति से कहा, चूंकि ग्राहक जुआ खेलना चाहते हैं, आप इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। हम शायद एक गैम्बलिंग डे हैं, लेकिन हम अपने ग्राहकों को धोखा नहीं देते। हमें आपको मन की शांति के साथ जुआ खेलने देना है और आपके फैसलों के बारे में जानकारी देनी है। यहाँ हम ओल्ड मैन स्टोन्स, पुशिंग कार्ट स्टोन्स, स्टेलर स्टोन्स, कोल्ड आइस स्टोन्स बेचते हैं। हर पत्थर को क्वालिटी के हिसाब से 5 ग्रेड्स में बांटा गया है और उनकी अलग अलग कीमतें हैं। ये कुछ लाख से लेकर कुछ प्राइमेवल स्टोन्स तक है। ग्राहक: आप पहले जिस एरिया में वो सबसे सस्ता स्क्रैप ग्रेड एरिया था, मैंने आपको वहां से खरीदने की सलाह नहीं दी क्योंकि वहां की क्वालिटी सबसे खराब है। चलिए स्टेलर स्टोन का हाई उदाहरण लेते हैं। स्टेलर स्टोन में स्टालाइट टाइप गू सबसे आम तौर पर देखे जाते हैं। इन गू में तारों का कानून होता है, इसलिए फॉसिल में चमकते तारों जैसे निशान बन जाते हैं। स्टार टाइप गू में सबसे आम रैंक 1 स्टार डार्ट गू है, इसलिए फॉसिल एक डार्ट के आकार का हो जाता है। अगर ये स्टार एरो गू है तो फॉसिल लंबा होगा और उसका एक नुकीला सिरा और एक फैला हुआ अंतत होगा। एक शूटिंग स्टार गू भी है जिसका फॉसिल गोल होगा लेकिन उसकी एक पूंछ होगी। इन आकारों के पत्थरों के अंदर गू होने की संभावना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, दिखावट के अलावा और भी कई तत्व हैं, जैसे चमकते तारों की संख्या। जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा चांस है कि अंदर एक गू होगा और उसका रैंक उतना ही ऊंचा हो सकता है। ग्राहक: आप अब जो देख रहे हैं वो मीडियम ग्रेड के पत्थर हैं। आप पाएंगे कि बेहतर ग्रेड के पत्थर बेहतर होते हैं। बिल्कुल, कीमत भी ज्यादा होती है। हाँ, ये तो है। फैंग युआन ने यू हाई कह दिया। क्लार्क ने गर्व भरे अंदाज में कहा, हमारी दुकान में सबसे प्रतिभाशाली पत्थर काटने वाले मास्टर हैं। उनके पास कम से कम 20 साल का अनुभव है। एक मास्टर डुअन है, वो एसिड से पत्थर काटने में माहिर हैं। उनके पास 50 साल से ज्यादा का अनुभव है। मैं आपको सख्त सलाह देता हूं कि आप अपना गैम्बलिंग पत्थर चुनने के बाद हमारी दुकान में ही कटवाएं। पत्थर काटने वाले मास्टर प्रोफेशनल्स होते हैं और उनके पास पत्थर काटने के लिए खास गू वॉर्म्स का एक सेट होता है। काटने का तरीका सही होना चाहिए, जैसे स्टेलर स्टोन के लिए चुंबकत्व का इस्तेमाल होना चाहिए। ओल्ड मैन स्टोन के लिए एसिड का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर गैम्बलिंग पत्थर के अंदर कोई गू है तो वो बेहद कमजोर होते हैं। अगर उन्हें निकालने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल किया गया तो ये उन्हें एक घातक चोट पहुंचा सकता है, तब बहुत देर हो चुकी होगी। ग्राहक: अगर आप हाई और सुपर ग्रेड एरिया से पत्थर चुनते हैं तो हम आपके लिए पत्थर मुफ्त में काट सकते हैं। अगर आप लो या मीडियम ग्रेड से चुनते हैं तो आपको खुद पैसे देने होंगे। स्क्रैप ग्रेड के लिए ही हम आपको सलाह नहीं देंगे कि आप एक काटने वाले मास्टर को हीरे करके पैसा बर्बाद करें। उसी हीरे करने की लागत पत्थरों की कीमत से कहीं ज्यादा होगी। किंग माओ पहाड़ पर
जब जिया क्लैन का कारवां आया था, फैंग युआन ने एक बार अपने लिए पर्पल गोल्ड रॉक काटा था, लेकिन उसका तरीका बस ब्रूट फोर्स था। शुक्र है, पर्पल गोल्ड रॉक नरम था, मस्किन टोड की जीवन शक्ति मजबूत थी। बिल्कुल, इसका संबंध फैंग युआन के महान अनुभव से भी था। पत्थर काटना ब्रूट फोर्स से नहीं किया जा सकता, इससे अंदर के गूवर्म को आसानी से मारा जा सकता है। अगर फैंग युआन पत्थर काटना चाहता, तो यूएसईवाई इस दुकान के पत्थर काटने वाले मास्टर्स को हीरे करना पड़ता। एक चक्कर के बाद फैंग युआन ने लो ग्रेड एरियर में कुछ पत्थर चुने। ओल्ड मैन स्टोन्स, पुशिंग कार्ट स्टोन्स और स्टेलर स्टोन्स, हर एक में से कुछ। क्लार्क निराश था। इतनी मेहनत करके बोलने और प्रोत्साहित करने के बाद फैंग युआन को कुछ हाई ग्रेड पत्थर खरीदने के लिए मानने की कोशिश की, लेकिन फैंग युआन इसमें कैसे फंसता। इतने लंबे समय के बाद ये नतीजा मिलने पर क्लर्क ने भी दिली से कहा, मोहतरम ग्राहक, क्या आपके पास कोई टोकन है? अगर ये येलो पियर टोकन या उससे ऊपर का है तो डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास है तो प्लीज मुझे अपना टोकन दिखाएं। जल्द ही उसका चेहरा बदल गया, उसका मुंह चौड़ा हो गया, उसकी एड़ी जैसे बाहर निकलने वाली थी। पर्पल थॉर्न टोकन? हे भगवान! चैप्टर एंड।